तो दोस्तों बड़े दिनों बाद जो है मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। आई थिंक लास्ट वीडियो जो है ओरिकॉन के ऊपर था और बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 20 दिन से जब से मार्केट आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया, मार्केट जो है 20,500 से लेके 20,400-200 जो भी था उससे लेके 19,000 की तरफ आया। उस टाइम पर लोगों का पोर्टफोलियो गिरा है और मेरा पोर्टफोलियो जो उठा है। वेबसोल हो गया, क्यूपिड हो गया, ये स्टॉक्स जो है बहुत ऊपर गए, बहुत ऊपर। तो हमेशा मैं आपको, जब से मेरी यूट्यूब चैनल चालू हुई है, लगभग इस 2-3 साल हो गए होंगे, तब से मैं आपको कहता हूँ कि मेरे प्रेडिक्शन तब सही होते हैं जब मार्केट गिर रहा हो। ऐसा हो नहीं सकता, आप सोचोगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मेरे स्टॉक्स की पकड़ ही कुछ ऐसी कि ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो मार्केट तब भी मेरे स्टॉक ऊपर जाएंगे, नहीं। नॉर्मली डिस्टर्बेंस जब मार्केट में आता है तब मेरे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो ये चीज़ है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है वर्धमान एक्रेलिक। वर्धमान एक्रेलिक एक ऐसी कंपनी है, मुझे इसका नाम 2019-20 तक पता भी नहीं था। मेरे पापा की फ्रेंड ने जो है मुझे कहा कि यार स्टॉक में तो बहुत कम है, बहुत अंडर वैल्यूड। तो मैंने देखा कि यार ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अंडर वैल्यूड है, और अगर ये स्टॉक खास तरीके से अंडर वैल्यूड है तो हमें इसमें एक ना एक दिन पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बात को 3 साल हो गए, इस स्टॉक में आज भी कोई ग्रोथ नहीं है बहुत बड़ी प्राइस के टर्म्स में। और ये चीज़ जो है मुझे इस पर कहीं ना कहीं मुझे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लाती है कि ये कंपनी ऐसी है जहाँ लोग जो है 3 साल से वेट कर रहे हैं इसमें ऊपर आने का, और सबके सब फंसे हुए हैं। ऐसा क्या है इसमें, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि मार्केट्स आर वेरी एफिशिएंट। आप आज देखेंगे कि आपको ऐसा लगता है कि यार मार्केट एफिशिएंट नहीं है, मार्केट को कुछ पता नहीं है, मार्केट को सब पता है, बट हमें वो रीजन पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट क्यों इसको इतना फैक्टर नहीं कर पा रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्यों मार्केट जो है इसको इतना तवज्जो नहीं दे रहा, मार्केट को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी का कुछ खास बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डिविडेंड देती रहेगी लेकिन बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ ये बात कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट पे कर रहा है, इसकी हिस्ट्री है कि ये डिविडेंड पे आउट और मास्टर बड़ा बड़ा डिविडेंड देती है, सरकारी कंपनियों से भी बड़ा डिविडेंड देती है। तो जब आपके सामने डिविडेंड का एक थॉट आता है तो आपके मन में आता है यार अच्छी बात है डिविडेंड देती है, लेकिन जब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो ये सोचते हैं अच्छा डिविडेंड देती है यानी ये कंपाउंडिंग नहीं कर रही, अपने प्रॉफिट्स को सेट असाइड नहीं कर रही, रिटेन्ड अर्निंग्स पे नहीं लेके जा रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में एक ना एक दिन अगर इसको धंधा बढ़ाना है तो ये इसको डेट लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी इसका तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो तो सिर्फ हमें डिविडेंड देने में हमें खुश रखती है। फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए ये बहुत बड़ा लोन लेगी, और लोन लेगी तो इसका इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ हम लोगों का रिस्क है, शेयर होल्डर्स। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत लंबा सोचते हैं, इसलिए एक वन ऑफ द कारण है इसके से ये आज भी 3 सालों से, मैंने जब पापा के दोस्त ने मुझे बताई थी ये बात, तब से ठप पड़ा हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मेरे ख्याल से कि ये टेक्सटाइल कंपनी है ना, आप खोल के देख लो इंडिया की, अगर आप टोटल 5,000 कंपनी निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा 500 तो टेक्सटाइल कंपनी है। यानी इतनी ज्यादा टेक्सटाइल कंपनी है इंडिया में, इतनी ज्यादा टेक्सटाइल इंडिया है, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप सोच ही नहीं सकते। बट यस, टेक्सटाइल में भी ये एक्रेलिक में है, विच इज निश सेगमेंट, एंड एक्रेलिक में भी ये कंपनी का नाम टॉप 3 कंपनियों में है। टॉप 3 कंपनीज इंडिया में, टॉप 3 कंपनीज 90% ऑफ द मार्केट एक्रेलिक का जो है कवर करती है, उन टॉप 3 में इसका नाम है। कंपटीशन है लेकिन ये कंपटीशन में भी ऊपर है, which is a very good thing. Now, second reason I was explaining कि why market is not factoring it is, आप जो एक्रेलिक हुआ, जितना भी ओवरऑल टेक्सटाइल सेगमेंट है, इट इज अ नॉन एसेंशियल गुड। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि लोग इसको, ऐसा नहीं कि इसके बिना मर जाएंगे, ऐसा नहीं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि एसेंशियल गुड्स की कीमत बढ़ी थी, जैसे फार्मा आपने देखा होगा बहुत, तो उस टाइम में वो कंपनीज बढ़ी थी। लेकिन ये कंपनी जो है नॉन एसेंशियल, ये एसेंशियल गुड्स देती ही नहीं है, तो नॉन एसेंशियल देती है। तो ये इसका ऐसा मानना है कि आज भी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, स्कूल जाने लगे हैं, सारी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके बावजूद एक्रिलिक
का जो कंजम्पशन है वो प्री कोविड लेवल से आज भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम लेट नहीं हुए इस गाड़ी में। शेयर प्राइस भी वही रिफ्लेक्ट करता है कि आज भी एक प्री कोविड के लेवल के नीचे ही जो है एक्रेलिक का कंजम्पशन चल रहा है। हेंस हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उस दिन तक वेट करें शेयर प्राइस, शेयर को होल्ड करके कि भाई जिस दिन ये ऊपर होगा हम उस टाइम पर कोशिश करेंगे कि हमें जैसे वो प्री कोविड लेवल के ऊपर जाएगा एक्रेलिक का कंजम्पशन हमारे इंडिया में, हम उस शेयर होल्डर, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, हमें एंश्योर करना है। पर हाँ, और डिस्कशन है और सारे तर्क वितर्क करने हैं हमें, तभी हम कोई एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएंगे। जहाँ तक बात आती है दोस्तों इसका पी रेशियो की 21 है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक स्टडी है कि टेक्सटाइल सेक्टर्स का जितना भी है वो 10 से लेके 20 में होता है, इसका 21 है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होना ही गलत है, लेकिन जब ये पी रेशियो 30 से लेके 60 की रेंज में होता है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, गलत हो तो मुझे बता देना, 30 से लेके 60 की रेंज में जब ये होता है ना, तो मार्केट कुछ ना कुछ इस कंपनी से उम्मीद कर रहा होता है, उसका साफ मतलब ये है। खैर अभी इसका 21 है, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि बाकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थोड़ा ऊपर है। हेंस जो मैंने बात बताई कि ये टॉप 3 इंडस्ट्री में है, टॉप 3 कंपनी में है एक्रेलिक मार्केट में, जो कि 90% शेयर होल्ड करती है, मार्केट शेयर होल्ड करती है। हेंस वो चीज़ जो है शेयर मार्केट में भी विजिबल है। 21 रुपीज़ का जो है इसका 21 का पी है इसका। जहाँ तक बात आती है, मैं अभी तो खैर मेरे पास लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स अवेलेबल है मार्च 23 के, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो सीधी सी बात है हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो सबसे रिसेंट डेटा अवेलेबल है वो है जून का, जून 23। तो जून 23 में इसकी जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 80 करोड़, वेरेस जून 2022 में इसकी सेल्स हुई थी 122 करोड़, फिर जून 21 में हुई थी इसकी सेल्स 47 करोड़। हेंस इसकी सेल्स बहुत हद तक इफेक्ट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर मैं जून से जून की कंपैरिजन करूं तो सेल्स आर अफेक्टेड, व्हिच इज अ रेड फ्लैग, व्हिच इज अ रेड फ्लैग। इसका कारण मेरे हिसाब से ऐसी बातें हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ सेल्स कम होने का, कि एक्रेलिक एज अ प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग मच अप्रिशिएटेड। यस, इसका साफ कारण ये है। दूसरे टेक्निकल कारण हैं उसके, उसमें मैं इतना ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन ये एक वन ऑफ द रेड फ्लैग है जो कि शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए हमें राइट उस चीज़ पर करना है जो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कि जो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट है उसको देख के हमें जो है ज़्यादा शॉक नहीं होना। सेल्स गिरी है जून ऑन जून बेसिस पे, ये बात है, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसी खबर सुनाऊं कि इसको देख के जो है आप बोलें कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी बहुत हद तक कम आने के चांसेस है, क्योंकि चाइना से इसका एक्रेनोनाइट्रिल करके एक रॉ मटेरियल आता है, एक्रेलिक वाले इसे यूज करते हैं। एक्रेनोनाइट्रिल की जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो चाइना में बढ़ रही है, हेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी वहाँ बढ़ रही है। तो अभी जो हद तक अभी प्राइसेस में जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है एक्रेनोनाइट्रिल की चाइना से, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है इंक्रीज हो रही है, चाइना अपनी जो एक्रेनोनाइट्रिल की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। एक तरीके से जहाँ तक रॉ मटेरियल का प्राइस है वो चीज़ जो है कम हो जाएगी, आज नहीं तो कल वो चीज़ जो है सॉल्व हो जाएगी, हेंस प्रॉफिट मार्जिन कई हद तक बढ़ सकते हैं। जहाँ तक सेल्स का सवाल है, तो कंपनी के प्रमोटर का ये मानना है कि सेल्स जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी कोविड की कंपैरिजन में, वैसे नॉर्मल हो रही है, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि एक्रेलिक का कंजम्पशन आज भी प्री कोविड लेवल के नीचे ही है। तो साफ मतलब है कि एक्रेलिक मार्केट में कहीं ना कहीं एक्रेलिक को एज अ फाइबर पसंद नहीं किया जाता। Yes, so this is a very very I will say a red flag which can lead to, but apart from that let's discuss more the company का जो सबसे अच्छी बात है कि बोरोइंग जीरो है, मार्च 2023 के एंड में इसकी बोरोइंग है जीरो। अभी हाफ फाइनेंशियल हाफ ईयरली फाइनेंशियल आएंगे तो उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है, अच्छा है, ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव है, ठीक है। कैश टर्नओवर साइकिल बहुत कम हो रही है, लास्ट 3 साल में कम हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स।
कुल मिला के अगर मैं इस कंपनी का मोटा मोटा देखूं तो कंपनी जो है, कंपनी के पास एक एज है, कंपनी जो टॉप 3 कंपनीज में है एक्रेलिक की, हेंस मार्केट लीडर इसको कह सकते हैं। एक हेल्दी पी पे ट्रेड कर रही है, ऐसा नहीं कि 90 80 70, नहीं 21 के पी पे एक्ट कर रही है लीडर होने के बावजूद। ठीक है, कोई भी चीज सस्ती मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। मार्केट को पता है यार कि एक्रेलिक एज अ प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है पक्का, क्योंकि प्री कोविड लेवल की इतना सब नॉर्मलाइज हो रहा है, उसके ऊपर भी नहीं आ पा रहा। तो ये चीजें हैं, एक्रेलिक एज अ प्रोडक्ट में इशू है। और हेंस मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे एक्रेलिक पर बहुत कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल टेक्सटाइल मार्केट दोस्तों हमेशा याद रखना, ओवरऑल टेक्सटाइल मार्केट इज फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। बिकॉज टेक्सटाइल कंपनीज, टेक्सटाइल सेक्टर जो है पूरा वो एक नॉन एसेंशियल गुड है। अब जब इंटरेस्ट रेट हाई है ऑल ओवर इकोनॉमी में, हर जगह आप देख लो, अमेरिका देख लो, हर जगह देख लो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं अभी, हेंस लिक्विडिटी पोर्शन जो है, जो स्पेंडिंग जो होना चाहिए, स्पेंडिंग वो टेक्सटाइल में नहीं हो पा रहा। जहाँ तक मैनेजमेंट कमेंट्री की बात है, मैनेजमेंट का मानना है कि जैसे जैसे 2024 में बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाएगी, और इस बार मैनेजमेंट को लग रहा है कि कई हद तक टेक्सटाइल का, खासकर कि एक्रेलिक का कंजम्पशन जो है प्री कोविड लेवल के भी ऊपर आ जाएगा। और हम तो मार्केट लीडर हैं, हम तो मार्केट लीडर हैं, तो हम जो है सबसे ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाएंगे। दूसरा फैक्टर मैंने आपको बता ही दिया कि रॉ मटेरियल जो उसका एक्रिलोनाइट्रिल है, जो भी है, वो चीज जो है सस्ती होने वाली है, क्योंकि चाइना उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास 3-4 अच्छे पॉइंट्स हैं इसको लेके, लेकिन एक पॉइंट है इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिसका ईयर ऑन ईयर जून वाला सेल्स है वो घटा है। ये एक चीज जो है ना, ये रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये नहीं कि अभिनव भाई आप तो रेड फ्लैग के बावजूद भी इसे सजेस्ट कर रहे हो, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ जहाँ आपको लगे ना कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे चीजें हो, तो उस टाइम आप टेक्निकल हो। टेक्निकल क्या सजेस्ट कर रहा है, टेक्निकल क्या सजेस्ट कर रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये पिछले एक साल से अपना वो 61 का लेवल क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है 61 का लेवल जो है क्रॉस करने। मेरा एक पर्सनल मानना है कि इसमें कोई ऐसी हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जहां हम, आपको एक्सेल में ही बताता हूँ क्या करना। हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी, क्योंकि इसमें एक रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग होने की वजह से इसमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी कि हम पहले पोजीशन लेंगे, फर्स्ट एंट्री शुड बी विद 50% ऑफ योर क्वांटिटी, ज्यादा पहले नहीं लगाने वाले। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का प्लान है आपका, तो आप पहले 50,000 के लो एट अ प्राइस ऑफ प्रिवेलिंग 56। फिर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जो है इसका रखना दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस होना चाहिए 38। सेकेंड एंट्री तब होनी चाहिए जब, सेकेंड एंट्री बाकी के 50% के साथ तब होनी चाहिए जब ये जो चीज है वो क्रॉस हो जाए 63, और सेम SL 38 होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो है 59.5 यानी 60 रुपीज के आसपास आपकी जो है एवरेज कॉस्ट आ जाएगी आराम से, 60 रुपीज के आसपास। और 38 रुपीज का जो है स्टॉप लॉस होगा। तो 68 माइनस 38 कितना हो, व्हाट इज 68 माइनस 38, 22 रुपीज। तो 22 रुपीज का जो है रिस्क है, और टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो टारगेट होना चाहिए लगभग 77 का। तो कॉस्ट से कितना ऊपर है, 70। तो इसका मतलब है कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ ऐसे सिचुएशन में क्या करना है।
ऐसी सिचुएशन में ये करना है कि आपके जो स्टॉप लॉस है, आपका जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड 77 तो मुझे लग रहा है, तो ऐसा करो 58.5 इसका 20 आएगा, 54, 53 का एंट्री लोगे तो 58 आ जाएगा, 20 रुपीज़ का रिस्क रहेगा आपका, 58 माइनस SL 38, 20 रुपये का आपका रिस्क है। और टारगेट जो है वो होना चाहिए, टारगेट जो है वो होना चाहिए 78 रुपीज़ का रख देते हैं टारगेट। और ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है, देखो इसमें वो आ गया 1:1 आराम से, आप समझे बात, 1:1 अगर आ गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोलोगे यार अभिनव भाई आपने एंट्री का प्राइस क्यों घटाया, क्योंकि दोस्तों इसमें रेड फ्लैग है अभी। अब आप बोलोगे अभिनव भाई आपने सेकंड एंट्री को 63 पे क्यों रखा, क्योंकि भाई मैं कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ मार्केट का कि मार्केट इससे कितना सीरियसली ले रही है। मैं ही कुछ लोअर लेवल पे लेके बैठ जाऊंगा तो क्या मतलब है, ये ट्रैप भी तो हो सकता है। तो मैं पहले वेट कर रहा हूँ मार्केट का कि मार्केट तुम कितना ऊपर लेके जा रहे हो, जब बड़े लोग खरीदने लगेंगे तो हम भी हाथ थोड़ा बहुत हाथ धो लेंगे। तो पहली एंट्री होनी चाहिए 53 पे, सेकंड एंट्री होनी चाहिए 63 पे, जिससे आपकी एवरेज प्राइस में 58 हो जाएगी। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 38 का, टारगेट लगाना है 78 का, 20 रुपीज़ का रिस्क, 20 रुपीज़ का रिवॉर्ड। अब इससे क्या हुआ, हम वाली जो चांसेस है ना कि भाई एक्रेलिक एज अ प्रोडक्ट बदनाम है, ऐसा हो रहा है, हमारी वो हाइपोथेसिस जो है हम इसको अपने प्राइस में पोजीशन में कैपिटलाइज कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। वरना मैं आपको सीधा सीधा इसमें एंट्री लेने को बोल देता ना कि पूरा डाल दो 1 लाख रुपए 2 लाख जो भी आप प्लान कर रहे हो, मैं क्यों 50% लेने को बोल रहा हूँ। जो आपको लगे ना कि भाई लॉजिक सही नहीं बैठ रही, रेड फ्लैग्स ये बैलेंस नहीं लाइक और सेम है ऑलमोस्ट, तब आपको एलोकेशन इस तरीके से करना पड़ता है कि आप जिससे रिस्क जो है स्ट्रेटिफाई कर सकें। तो ये है दोस्तों, कोई भी डाउट है, मानता हूँ ये बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, आपको इसमें नज़र गड़ा के देखनी पड़ेगी कि भाई कब ये 63 क्रॉस होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि GTT गुड डे ट्रिगर ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं और 63 पे एंट्री का आप ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे वो 63 जाएगा आपका ब्रोकर जो है आपका माल जो है बाय कर लेगा। आप 53 पे भी अपना ऑर्डर लगा के रखिए, 63 पे भी ऑर्डर लगा के रखिए, एवरेज कॉस्ट 58 हो जाएगी, स्टॉप लॉस आपका 38 का है, टारगेट आपका 70 का है। ठीक है, अब आप ROI क्या हो सकता है इसमें, तो ROI होगा 20 डिवाइड बाय 58, 35% का ROI है। रिस्क जो है वो भी 35% का है, रिवॉर्ड जो है वो भी 35% का है। समझे, कोई भी डाउट हो 6354499576 पे आप कॉल कर सकते हैं।